तो धीरे धीरे सब लोग सब्सिडरी एलआई बनने लगे, हैदराबाद बन गया, धीरे धीरे सब लोग सब्सिडरी एलआई बनने लगे। पहले हैदराबाद सब्सिडरी एलआई बन गया, उसके बाद में मैम मीटिंग ओवर हो गई थी। क्या बोले बेटा? मैम मीटिंग ओवर हो गई थी। हाँ कोई नहीं, रिज्वाइन तो करनी थी। तो फिर सब्सिडरी एलआई बनने का चक्कर शुरू होता है। पहले निजाम ऑफ हैदराबाद सब्सिडरी एलआई बन गया, उसके बाद में अवध भी सब्सिडरी एलआई बन गया, और अवध सब्सिडरी एलआई बनने के बाद में फिर हम देखेंगे कि पेशवा बाजीराव टू वो भी सब्सिडरी एलआई बन जाते हैं। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सबको ही सब्सिडरी एलआई बना लेते हैं अपना, ठीक है। अभी उसके अलावा जो जिन जिन लोगों ने सब्सिडरी एलआई बनने से मना कर दिया, उनके साथ में डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ, उनके साथ में डायरेक्ट मिलिट्री की लड़ाई हुई, और फिर ब्रिटिशर्स ने उनको अपना सब्सिडरी एलआई बनाया, ठीक है। देखते हैं। और सब्सिडी अब कंपनी का एक्सपेंशन मैंने अभी भी बताया दो तरह से हुआ। एक केस में वो जिनमें उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद, उनके साथ में उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, उन्होंने ऐसे ही सब्सिडरी अलायंस मान ली। ऐसे अवध के केस में भी सब्सिडरी अलायंस ऐसे ही मान लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास में कोई किंग ही नहीं था लड़ने के लिए। अवध की जो बेगम थी उसका बच्चा बहुत छोटा था और किंग मर चुका था, अवध का नवाब मर चुका था, तो अवध भी सब्सिडरी अलाई बन गया आराम से, ठीक है। बट फिर धीरे धीरे और कुछ लोग हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलाई बनने में नाटक किया, उनके साथ में उन्होंने लड़ाई करी। तो जिनके साथ में सब्सिडरी अलाई बनने में दिक्कत आ रही थी, और जो लोग ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, जो लोग ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आप क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों आप हमारे टेरिटरी लेना चाहते हैं, उन्हीं के साथ वॉर हुए हैं। और हर एक वॉर में ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व है, इसलिए हर एक वॉर के पहले एंग्लो लगा हुआ है, समझ गए। तो हमने देखेंगे ऐसे कुछ स्टेट हैं जो लोग सब्सिडरी एलाई नहीं फॉलो करना चाहते थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, उन लोगों से ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है। उसमें सबसे पहला स्टेट है, उसका नाम है मैसूर, ठीक है। अब मैसूर है, वहां के जो राजा थे वो मतलब नवाब था वो था हैदर अली, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बट उनकी बात बन नहीं रही थी, ठीक है। तो बहुत टाइम तक अलग अलग दिमाग लगाने के बाद में भी जो मैसूर है उसके लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। और हैदर अली तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो हैदर अली ने जो है फ्रेंच के साथ मिल करके और मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा वॉर के लिए रेडी कर लिया था अपने आप को। और उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो तो अपने पिता से भी एक कदम आगे था। तो टीपू सुल्तान के पास पूरी फ्रेंच आर्मी थी, उसने पूरा कैलेंडर एस्टेब्लिश कर लिया था, उसके पास में कैनन तोपे थी। तो टीपू सुल्तान वाज वेरी फियर्स पर्सन, वो नहीं चाहता था कि सब्सिडरी अलायंस वो एक्सेप्ट करे। उस केस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के साथ में, और उन्हीं का नाम हमने एंग्लो मैसूर वॉर रखा है, ठीक है। तो जब समझ में आने लगा कि ब्रिटिशर्स को कि अगर हमने टीपू को रोका नहीं तो फिर ये धीरे धीरे हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा, और एक बार अगर हम टीपू से हारेंगे तो बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाएगी और बाकी लोग भी हमें हराने की कोशिश करेंगे। उस केस में अंग्रेजों के पास कोई मौका नहीं बचता है। तब वो मैंने बताया ना कि वो लास्ट रिजॉर्ट यानी लास्ट अब तरीका अपनाते थे वॉर करने का। उसके पहले वो कोशिश करते बिना वॉर करे ही सारा पैसा मिल जाए, तब फिर हम देखेंगे कि उनकी लड़ाई होती है, ठीक है। इतना हो गया खत्म। चलो पहला हम पढ़ते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है 1769 में, ठीक है। उसका रीजन है वो पहले से चलते चले आ रहा था, मतलब ये नहीं हम देखेंगे कि सब्सिडरी अलायंस जब आई है तभी वॉर हुआ है, पहले से भी ये वॉर की कोई ना कोई रीजन चलती चली आ रही है। तो टाइमलाइन तुम लोगों को थोड़ी लगेगी कि लॉजिकली फिट नहीं बैठ रही है, बट उसको याद रखना है। मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है जो एक्चुअली सब्सिडरी अलायंस के साथ लाए करते हैं, बट उसके पहले भी ब्रिटिशर्स एक दिन में तो कोई पॉलिसी बनाते नहीं थे, तो सब्सिडरी अलायंस टर्म बाद में आया, बट उनका पॉलिसी पहले से ही चल रहा था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हमारा होता है 1769 के आसपास। उसका सबसे बड़ा रीजन है मालाबार कोस्ट, ठीक है। मालाबार केरला में कोस्ट है, उस कोस्ट के ऊपर जो है वो मैसूर वाले यानी टीपू की चलती थी उस कोस्ट के ऊपर। तो मैसूर था, उसके वो ट्रेड कर रहा था मालाबार कोस्ट से, और हमें पता है कि अंग्रेजों को तो वो सारे लोकेशन चाहिए जहां से अच्छा ट्रेड होता है। तो मालाबार कोस्ट से जो ट्रेड होता था उस पे मैसूर का पूरा कंट्रोल रहता था। ये ट्रेड बहुत ज्यादा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा करता था,
ठीक है, जैसे पेपर और कार्डमम, क्योंकि मसाले वाली जितनी चीजें वो सब केरला में मिलती हैं, तो पेपर और कार्डमम का ट्रेड करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वहां से, और उनको उनसे काफी मुनाफा होता था। ठीक है, तो इसीलिए इसी चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले भी निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा, कार्नेटिक के नवाब जो मैंने बताया था, इन सब से उन्होंने अच्छी बना करके रखी थी, क्योंकि ये सारे लोग ही साउथ में रहते हैं। कार्नेटिक का नवाब हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, मराठास हो गए, उन सबके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अच्छे से बना के रखना चाहते थे, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो ऊपर पड़ते हैं, उनके साथ तो पूरा कंट्रोल ले लिया उन्होंने, लेकिन साउथ में वो चाहते थे कि मालाबार कोस्ट और ये वाला इलाका उनके हाथों से ना जाए, क्योंकि वहां पे स्पाइसेस ट्रेड होता है, यानी मसालों का ट्रेड होता था, और मसाले बहुत महंगे बिकते थे इंग्लैंड में। ठीक है, हैदर अली इन निजाम और फिर हैदर अली को दिमाग लगा, उसको लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हेट करता था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत इंपीरियल पावर है और धीरे धीरे पूरे इंडिया को ये निकल गई है, एक दिन हमें भी निकल जाएगी। वो फ्रेंच को सपोर्ट करता था, क्योंकि फ्रेंच उसे कंपैरेटिवली मॉडरेट लगते थे, और फ्रेंच लोगों ने इतना बुरी तरह से तबाही मचाई भी नहीं थी इंडिया में, तो फ्रेंच लोगों को वो फेवर करता था। फ्रेंच लोगों से उसने आर्मी की टेक्निक भी सीखी, वॉरफेयर की टेक्निक भी सीखी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा पसंद नहीं करता था। तो हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी हैं उनकी बात चल रही है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है वो टीपू के साथ नहीं हुआ है, उनके फादर हैदर अली के साथ में हुआ है, और हैदर अली और टीपू दोनों ही जो है वो फ्रेंच को सपोर्ट करते थे, अपने दिमाग में रखो। ठीक है, तो हैदर अली ने क्या किया, निजाम और मराठास, मराठा मतलब महाराष्ट्र, निजाम मतलब हैदराबाद, तो इन लोगों को उसने अपनी तरफ साइड करने की कोशिश कर ली, और उनको बोला कि हम तुमको अपनी अपनी टेरिटरी दे देंगे, बस मदद कर दो हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए। ठीक है, फिर उसने उन दोनों की मदद से लड़ाई करी ईस्ट इंडिया कंपनी से। हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। ठीक है, और उनको फिर फोर्स किया कि अब तुम लोग ट्रीटी ऑफ मद्रास मेरे साथ साइन करो। तो फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को साइन करनी पड़ी हैदर अली के टाइम पे। ठीक है, और हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से झुका दिया उस वक्त, जिस वक्त वो अपने उफान पर थी और बक्सर भी जीत गई थी और सब लोग बहुत डरा रही थी। तो हैदर अली ने बोला कि तुम लोग लिमिट में रहो, मेरे साथ नाटक नहीं चलेगा। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वादा किया क्या? तो हैदर अली ने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था? हाँ बेटा, हरा दिया था, बट वो लोग बहुत चालाक है ना, तो अभी बच जाएंगे वो। तो हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को वो उसने एक इलाके में हराया था। तो हैदर अली मालाबार के इलाके में ही फेमस था, पूरे इंडिया का तो वो एम्परर था नहीं, पूरा इंडिया तो मुगल्स के कंट्रोल में था। तो हैदर अली ने अपने इलाके से तो उनको भगा दिया, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में जहां जहां वहां से वो भगा दे, समझ गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो पूरे इंडिया में थे, पर अपने इलाके से भगा दिया उन्होंने। और अपने इलाके में जो सेना थी, जो क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की, जो मद्रास, बंगाल और चेन्नई, जो चेन्नई प्रेसिडेंसी जो थी उससे लड़ाई हुई इनकी, मद्रास एयरपोर्ट चेन्नई वाली प्रेसिडेंसी, और वहां पर वो जीत गए। लेकिन उसके अलावा ब्रिटिशर्स की 2 और प्रेसिडेंसी थी, उनको अलग लोग चलाते थे, तो ब्रिटिशर्स का पूरा नेटवर्क था। लेकिन हैदर अली बहुत पावरफुल है, ये ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया, उससे लड़ाई करना उतना आसान नहीं होगा। तो जब हैदर अली जीत गया तो उसने ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी इन लोगों के साथ में, और उसमें ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला कि हमें माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। है तो वो बहुत चालाक, और जब तुम्हारे ऊपर कोई और अटैक करेगा तो हम तुम्हें पक्का बचाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर अटैक होने में प्रोटेक्शन का वादा करने की वजह से हैदर अली ने छोड़ दिया उनको। ठीक है, अगर मेरे ऊपर, क्योंकि हैदर अली ने जो निजाम है और मराठा है उससे दोस्ती तो कर ली थी, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, बट उनकी आपस में बनती नहीं थी ज्यादा, वो तो केवल ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए उस वक्त दोस्त बन गए थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे अगर कोई और तुम्हें कभी जिंदगी में अटैक करेगा, बस हमको अभी यहाँ से जाने दो, तो एक दूसरे से हम लोग प्रोटेक्शन लेंगे, ऐसा वादा करके जाने दिया हैदर अली ने। और वही गलती हो गई, क्योंकि नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये आपस में लड़वा देंगे, क्योंकि इनका तो यही काम है। तो अब ये जो मराठा है और हैदर अली यानी मैसूर वाले हैं, और ये जो तीसरे वाले हैं यानी निजाम है, इन तीनों को लड़वा देते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। तो सेकंड जो लड़ाई हुई, सेकंड लड़ाई कब हुई कि जो 69 में जब हैदर अली ने इनको छोड़ दिया था, तब इन्होंने वादा किया था कि जब तुम्हारी लड़ाई होगी किसी से तो हम तुम्हारा सहायता करेंगे, वो इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स ने जो वादा किया था वो वादा वो तोड़ देते हैं, और हैदर की वो हेल्प नहीं करते हैं, हैदर अली की, जब उसकी लड़ाई मराठा से चल रही होती है। तो हैदर अली की फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद तुरंत हैदर अली की लड़ाई मराठा से शुरू हो जाती है 70-71 में, उनकी आपस में पटती नहीं थी।
ठीक है, तो उनकी सारी बाउंड्री का इशू था, सबको हमेशा बाउंड्री और लैंड का ही इशू रहता है कि मेरी जमीन है मेरी जमीन है। उनकी लड़ाई हो गई तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प नहीं की हैदर अली की, तब हैदर अली को बहुत गुस्सा आया और इस लड़ाई का फायदा उठा करके इंग्लिश लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स लोगों ने माहे और जो और भी टेरिटरी है जो हैदर की टेरिटरी का पार्ट उसको कंट्रोल करने की उनकी अलग लड़ाई चल रही है और ये लोग पीछे से उसकी टेरिटरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको कार्डमम और स्पाइसेस के ट्रेड के लिए वो जगह चाहिए थी, जिसके लिए वो बहुत परेशान थे कि कार्डमम और स्पाइस का ट्रेड तो हम नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी छोड़ गए। तो मालाबार कोस्ट में जो काहे टेरिटरी है उस टेरिटरी को वो लोग कंट्रोल करने लगे जब तक हैदर अली की लड़ाई मराठा से चल रही थी। इस बात पे हैदर अली को गुस्सा आ गया, लेकिन हैदर अली कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली मर जाता है वॉर में ही। ठीक है, तो वो वॉर में ही मर गया और उसका जो बेटा था टीपू उसको लड़ाई लड़नी पड़ी और फिर उस लड़ाई का एक्चुअली कोई एंड नहीं निकलता है क्योंकि टीपू जब लड़ाई करने आता है तो बोथ जो साइड्स हैं उनकी आर्मी हैवी रहती है क्योंकि हैदराबाद इतनी आसानी से हारने वाला नहीं, मैसूर टीपू का जो इलाका है वो इतनी आसानी से हारने वाला तो है नहीं, उनके पास आर्मी काफी अच्छी थी, फ्रेंच लोग उन्हें सपोर्ट करते थे। और जो दूसरी तरफ से निजाम लोग है मराठास हैं, तो मराठास की जो तुम लोगों ने मूवी देख रखी है बाजीराव पेशवा और इन सब की, तो इन लोगों की भी आर्मी बहुत अच्छी थी तो ये लोग भी नहीं हार रहे थे। तो उस केस में उनके बीच में एक समझौता हो जाता है, उसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोलते हैं। और फिर उसमें ये एक समझौता होता है कि चलो ठीक है जाने दो यार बात को, एक दूसरे की इज्जत करो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करो और जाने दो। तो जिसकी जो टेरिटरी है उसकी वो टेरिटरी रहेगी, फालतू ही लड़ाई लड़ ली क्योंकि लड़ाई का कोई एंड नहीं हुआ। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली मर जाता है, तो अब जो पूरी जिम्मेदारी आ गई है वो टीपू सुल्तान के ऊपर आ गई क्योंकि उसका पिताजी जा चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो जो स्टार्टिंग के दो एंग्लो मैसूर वॉर है उनमें तो हैदर अली था, बट बचे हुए जो दो एंग्लो मैसूर वॉर है उसमें हैदर अली नहीं है, अब टीपू सुल्तान है और टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मर जाता है। तो बेटा भी मर गया और पापा भी मर गया। इट्स मोर लाइक यार वैसा बॉलीवुड टाइप की स्टोरी है। ठीक है, लेकिन जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम आता है 1792, ये सारे मैसूर वॉर 2-2 4 साल के पीरियड में ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। एक 1769 में हुआ फर्स्ट, अगला हुआ है 1771 में 2-3 साल के बाद ही, उसके बाद अगला और हुआ है, अगले वाले में टीपू थोड़ा छोटा था, थोड़ा टाइम लगा है 8-10 साल का, बट ज्यादा टाइम नहीं है। ये मत सोचो कि बहुत टाइम, लंबे लंबे टाइम पे 2-4-5-10 साल बस इतना ही डिफरेंस में हर बार वॉर होता ही रहता था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इंडिया में कभी शांति रही नहीं ब्रिटिशर्स के बाद में, क्योंकि वो हमेशा लड़ाई करवाते ही रहते थे। तो जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम आया तो तब तक टीपू के पास बहुत अकल थी, तो टीपू ने जो है मालाबार कोस्ट है उस पूरे इलाके में काफी कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी आर्मी को भी इकट्ठा कर लिया और जो ट्रेड है मालाबार कोस्ट का उसको भी उसने प्रॉफिटेबल बना लिया। तो ही वाज आल्सो टैलेंटेड लाइक हिज फादर। ठीक है, और कंपनी जहां से पेपर और कार्डमम का ट्रेड करती थी वो वाला एरिया उसने अभी तक टीपू ने अपने कंट्रोल में ही रखा गया था। फिर जब टीपू को मौका मिला तो टीपू ने कंपनी से बदला लेने के लिए जो सैंडलवुड पेपर और कार्डमम का जो पोर्ट, उसके पोर्ट के थ्रू जो ट्रेड होता उसने रोक दिया कि अब तुम्हारा सामान यहाँ से नहीं जाएगा, तुमने बहुत परेशान कर दिया। तो टीपू ने एक्सपोर्ट सैंडलवुड का, पेपर का, कार्डमम का अपनी जो पोर्ट है अपनी किंगडम में से डिसअलाउ कर दिया उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो मेन पैसा ही चाहिए और उसने एकदम मना कर दिया कि अब हम तुम्हें यहाँ से अपनी किंगडम से मैं ट्रेड नहीं करने दूंगा तुमको, तुमने मेरे फादर को धोखा दिया और वो मर गए। ठीक है, तो फिर कंपनी और अपने जो लोकल मर्चेंट है यानी जो लोकल उसके ट्रेडर्स थे उनको उसने भी मना कर दिया कि खबरदार तुम लोग कंपनी के साथ कोई ट्रेड मत करना। ठीक है, लेकिन फिर ये सारी बात ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में नहीं आई और वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और टीपू ने फिर उनको और इरिटेट कर दिया और उनको और इरिटेट करने के लिए वो फ्रेंच लोगों से काफी ज्यादा दोस्ती करने लगा, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने लगा और उसके अलावा उनसे वो हेल्प लेने लगा। ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी सबको बना रहे थे और स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थे कि आपके अगर कोई और फॉरेनर है ब्रिटिशर्स के अलावा तो आपको निकालना पड़ेगा। और वहां पर एक टीपू सुल्तान है जो अपनी अलग ही आर्मी बना रहा है, फ्रेंच लोगों से हेल्प ले रहा है, तो किसी भी इंसान को पावरफुल लोग पसंद तो आते नहीं है, तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वो। फिर थर्ड एंग्लो वेस्ट ब्रिटिशर्स ने को लगा कि इस जगह पर टीपू को रोकना जरूरी है, अगर टीपू को नहीं रोका तो टीपू की देखा देखी बाकी लोग भी फ्रेंच लोगों से दोस्ती कर लेंगे और अगर सब लोग फ्रेंच लोगों की आर्मी से मदद लेने लगे तो हमको तो इंडिया से भागना पड़ेगा। तब फिर ब्रिटिशर्स लोगों ने अटैक कर दिया टीपू के ऊपर और टीपू को डिफीट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो आर्मी थी ही, पता इतना पैसा वो रखते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं कि एंड तक लड़ाई न लड़नी पड़े क्योंकि वो पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, एक नंबर के लालची लोग हैं। उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी बट फिर उन्होंने टीपू के साथ लड़ाई करी, ऑब्वियसली टीपू छोटी जगह का मालिक है तो वो शेर तो था। टीपू का एक डायलॉग बहुत फेमस है, इट्स बेटर टू लिव एज अ किंग फॉर वन डे
then as a dog for 100 years. तो एक दिन का शेर था टीपू सुल्तान। तो उसके पास हिम्मत बहुत ज्यादा थी, लेकिन पैसे उतने नहीं रहे होंगे, तो वो हार जाता है। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम समझ लो। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम पे ऐसा है कि फिर वो लोग मजबूर कर देते हैं टीपू को कि तुम अपनी टेरिटरी का वो सारा इलाका जो तुमने रोका था, जहां से हमारा सामान आना जाना, वो पोर्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट था, वो देना पड़ेगा। तो टीपू को अपना बहुत सारा टेरिटरी देना पड़ता है ब्रिटिशर्स को समझौते के तौर पर, और बहुत सारा फाइन भी वो लगाते हैं। और उसके टीपू के 2 बेटों को ब्रिटिशर्स लोग बंदी बना लेते हैं कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको कंट्रोल रखने के लिए, तुम पे नकेल कसने के लिए जरूरी है कि तुम्हारे बच्चों को हम ले जाएं। ठीक है, फिर वेलेस्ली के दिमाग से ही निकला गया है ये प्लान। अब है आखिरी मैसूर वॉर पढ़ते हैं, जिसका नाम है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और उसमें देखेंगे कि टीपू मर जाता है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की स्टोरी ऐसी है कि वेलेस्ली आते हैं टीपू के पास में कि यार तुम क्यों लड़े पड़े हो, तुम्हारे पिताजी हैदर अली भी परेशान है, जब सब लोग सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करें तो तुम क्यों नहीं करे, कर लो। तो वेलेस्ली ब्रिटिश गवर्नर जनरल आस्क टीपू टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, लेकिन टीपू क्या करेगा, टीपू रिफ्यूज कर देता है, और फिर वॉर हो जाता है। सिंपल फंडा है, क्योंकि उन लोगों ने धीरे धीरे कमजोर किया ना। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में उन्होंने खुद जहां से भागे वहां तो सॉरी बोल के गए, और जब खुद किया तो बैक स्टैबिंग कर दी, हेल्प भी नहीं की, और दूसरे टाइम पे बड़ी आर्मी से हरा दिया। और अब वो कह रहे हैं कि सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि उन्होंने देखा जैसे कि टीपू की बहुत सारी टेरिटरी हमने ले ली, अब टीपू कमजोर हो गया है, तो तुरंत उन्होंने बोला कि सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो वरना मार देंगे। तो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन टीपू रिफ्यूज कर देता है। जब टीपू रिफ्यूज कर देता है तो 1798 में वॉर हो जाता है, टीपू मर जाता है, बस। तो ब्रिटिश लोग फिर पूरा मैसूर को कब्जा कर लेते हैं। यही है कहानी सब्सिडरी अलायंस ऑफ मैसूर की, कि मैसूर को कैसे ब्रिटिशर्स ने कमजोर किया। मेरे हिसाब से ये बननी चाहिए मूवी, इसके ऊपर बनी भी है शायद। ठीक है, अगला है मराठास। मराठास के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तो 1 घंटा हो गया, ये इसी चैप्टर में इतना टाइम लग रहा है, बाकी में इतना लगता नहीं है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और बाकी में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? तो अगर समझ में आता जा रहा है बेटा तो एक्सरसाइज करते चलो, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ, एकदम भी फेवर नहीं करती हूँ कि रटा रटा क्वेश्चन आंसर लिखाया जाए। मेरा मेन पर्पस ये है कि तुम लोगों को पता रहे कि क्या हुआ था। क्वेश्चन आंसर तो सेकेंडरी पॉइंट है, और अभी एग्जाम होने में भी टाइम है, तुम लोगों का 2-3 महीना तो लगेगा ही कम से कम। समर वेकेशन सबकी हो गई है? यस मैम। ओके, तुम लोग एग्जाम जुलाई अगस्त से पहले नहीं होने, अभी 3 महीने का टाइम है, इसलिए डिटेल में पढ़ा रही हूँ एक चीज। आई एम होपिंग कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। चैप्टर ये बड़ा भी है और अच्छा भी है, तो इसको ढंग से समझो। इसको समझोगे तो बाकी सारे चैप्टर जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि फिर तुम लोगों को ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी समझ में आ जाएगी, तो सारी बातें मैं पढ़ाऊंगी तो सब समझ में आएगा जल्दी जल्दी। इतनी बात समझ में आई सबको? तो अब सब लोग को एनसीईआरटी के 50% क्वेश्चन से ऊपर हो जाएंगे, केवल मराठास के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, वो छोड़ देना। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो कर लेने हैं तुम लोगों को। और अब क्वेश्चन करके जरा वर्कशीट मेरे को फोटो खींच के भेजो, दिखाओ क्या किया है, थोड़ा बहुत देखूं मैं भी। समझ गए? ओके मैम। ओके, किसी को कोई और डाउट है? नो मैम। ओके, so that's all for today. Enjoy guys, bye bye.